वंदे गुजरात। નમસ્કાર સૌને. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમ રૂપરેખા શાળા શિક્ષણ 2023ના ભાગરૂપે વિવિધ વિષયોની શિક્ષક તાલીમ અત્યારે ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન માધ્યમથી ચાલી રહી છે, જેમાં આજે આપણે સૌ ધોરણ 6 થી 8 હિન્દી વિષયની ઓનલાઈન તાલીમ લેવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. આજે હિન્દી વિષયનું સમગ્ર સંચાલન કરનાર ડૉક્ટર પંકજભાઈ મિસ્ત્રી, વિષય કન્વીનર ડૉક્ટર અશ્વિનભાઈ પટેલ તેમજ શિક્ષક આવૃત્તિના લેખન કાર્ય સાથે જોડાયેલ શ્રી અમિતભાઈ પટેલ તેમજ બાયસેગના માધ્યમથી પ્રસારણ નિહાળી રહેલ સૌ શિક્ષક મિત્રોનું આ તાલીમમાં સ્વાગત કરીએ છીએ. ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ થકી માર્ગદર્શન થકી GCRT થકી વિવિધ વિષયોની અત્યારે તાલીમ ચાલી રહી છે. માનનીય નિયામક સાહેબશ્રી સતત એક સૂચન કરતા હોય છે કે આ વિવિધ વિષયોની શિક્ષક તાલીમ જ્યારે યોજાવા જઈ રહી છે ત્યારે શિક્ષકો વર્ગખંડમાં બદલાવ લાવે, જરૂરી પરિવર્તન લાવે તે ખૂબ જ ઇચ્છનીય છે. આજે આ શિક્ષક તાલીમની શરૂઆત કરવા માટે ડૉક્ટર પંકજભાઈ મિસ્ત્રીને વિનંતી કરીશ. પંકજભાઈ મિસ્ત્રી. नमस्कार. कक्षा 6 से 8 हिंदी शिक्षा तालीम में आप सभी गुरुजनों का स्वागत है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक परिवर्तनकारी पाठ्यचर्या और शैक्षिक संरचना की अनुशंसा करती है. इसी नीति के मूल में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीय ज्ञान परंपरा निहित है और इसी राष्ट्रीय शिक्षण नीति को आधार बनाते हुए राष्ट्रीय अभ्यासक्रम परिचर्या में बहुत बदलाव किए गए हैं. विद्यार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियां और अवसरों के लिए तैयार करते हुए NEP 2020 और राष्ट्रीय परिचर्या में बहुत बदलाव किए गए हैं. NEP 2020 और NCF 2023 को आधार बनाते हुए उसको मद्देनज़र रखते हुए पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकें और शैक्षिक प्रक्रिया में बहुत से बदलाव करके विद्यार्थियों को 21वीं सदी के लिए तैयार करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है. और इसी पाठ्यचर्या के मूल उद्देश्य है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 का मूलभूत उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को 21वीं सदी में आने वाले कौशलों के लिए तैयार करें. साथ में जो ज़रूरी कौशल है उसमें दक्ष करना, जैसे कि विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक और सृजनात्मक कौशलों के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें. इन दोनों बातों के ध्यान में रखते हुए इस परिवर्तनकारी संस्कृति का अमल करने के लिए शिक्षकों की इतनी तैयारी भी आवश्यक है. वैसे तो पाठ्य पुस्तकों में कई अभ्यास, स्वाध्याय और कई प्रवृत्तियाँ दी गई है, लेकिन इस शिक्षक संदर्शिका का, इस शिक्षक आवृत्ति का जो निर्माण किया गया है उसमें कई सारी पेडागोजी और गतिविधियाँ दी गई है, जिससे विद्यार्थी अपने वर्गखंड व्यवहार को, शैक्षिक प्रक्रिया को यदा सक्रिय बना सके और सभी जो विषय वस्तु है उसको रोचक और पाचक बनाने का प्रयास कर सके. अंदर दी गई हुई जो विषय वस्तु है, जहाँ जहाँ शिक्षक किसी एक विषय वस्तु को पढ़ाने में कठिनाई महसूस करता है तो उसको कैसे सरलता से विद्यार्थियों तक पहुँचा सके, इसी को परिपूर्णता करने के लिए इसी शिक्षक आवृत्ति में जो पेडागोजी दिया गया है, जो गतिविधियाँ दी गई है, उसका प्रयोजन करके ज़्यादा अच्छी तरह से विद्यार्थियों को वो पढ़ा सके और विद्यार्थियों का ध्यान भी केंद्रित कर सके. इसलिए शिक्षकों को मेरी विनती है कि उसकी टेबल पर शिक्षक संदर्शिका जो आपको दी गई है वो अपने टेबल पर रखें. जब कभी इकाई पढ़ाने जाए तो उसके पहले उसी शिक्षक संदर्शिका का आप उपयोग करें, उसके ऊपर एक बार नज़र डालें, ताकि आपको उसी विषय वस्तु को, उसी इकाई को ज़्यादा अच्छी तरह से कैसे पढ़ा सके, विद्यार्थियों को कैसे समझा सके. तो इसमें कई गतिविधियाँ और पेडागोजी दी गई, उसका उपयोग करने के लिए आपको नम्र निवेदन है. और इसी शिक्षक संदर्शिका का उपयोग कैसे किया जाए तो उसी के बारे में डॉक्टर अश्विन पटेल सर है, मैं उनको विनती करता हूँ कि शिक्षक संदर्शिका के बारे में CG गोल जो है उसके बारे में, जो कॉम्पिटेंसी है, क्षमताएं है, लर्निंग आउटकम है, उसके बारे में डॉक्टर अश्विन सर बात करेंगे. डॉक्टर अश्विन सर. नमस्कार. पूरे गुजरात के प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के साथ काम करने वाले सरस्वती के उपासकों को मैं
वंदन करता हूँ, क्योंकि आज आने वाले बदलाव में आपका योगदान सविशेष रहे। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और NCF 2023 में जो बात भी बताई गई है कि भाषा शिक्षा क्या है, तो भाषा शिक्षा में छात्र जो सोचता है, जो बोलता है, सुनता है, समझता है और अपना जो अभिव्यक्त करता है, वही भाषा है। भाषा के माध्यम से बातचीत करना, संवाद करना, उसके साथ अपने विचारों को पेश करना, वही भाषा है। इसीलिए समग्र गुजरात में शिक्षा विभाग के माध्यम से और GCRT के नेतृत्व में पूरे गुजरात में बदलाव लाने के लिए अंतिम चरण में हम तालीम ले रहे हैं। तो हिंदी विषय में शिक्षक संदर्शिका हमने निर्माण की गई है। आप देख रहे हैं शिक्षक संदर्शिका। इसके पीछे भी काफ़ी कुछ कवियों के, कवियत्रियों के, लेखकों के भी नाम और परिचय दिया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में छात्र पढ़ सके, भाषा की समृद्धि में बढ़ाव ला सके और वो सुनकर, समझकर और अपने आने वाले दिनों में ज्ञान हासिल करने के लिए वो प्रयास करे। एक कक्षा 6 से 8 की हिंदी की किताबें के साथ शिक्षकों को मार्गदर्शित करने के लिए शिक्षक संदर्शिका का निर्माण किया गया है। वो निर्माण करने का सबसे अच्छी बात यह है, आप देख रहे हैं हिंदी कक्षा 6, 7 और 8 की तैयार की गई है। बाद में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भाषा शिक्षा की बात करेंगे। तो त्रिभाषा सूत्र क्या है? त्रिभाषा यानी कि बोली, मातृभाषा, इससे पहले बात करें मातृभाषा। गुजरात राज्य में मातृभाषा है गुजराती है। अलग अलग जो हमारे ज़िले हैं उसमें भी कच्छ जिला है तो कच्छी बोली है, काठियावाड़ी है, सुरती बोली है और उत्तर गुजरात की बोली है। तो अलग अलग बोलियों के माध्यम से मातृभाषा का विकास करना, वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बताया गया है कि जो बच्चा सोचता है, सुनता है, समझता है और अपने आसपास के माता पिता, पड़ोसी, अभिभावक और जो लोग रहते हैं अपने रहन सहन के साथ सुबह उठकर जो बातचीत करता है, उसमें भाषा है। वो मातृभाषा के माध्यम से द्वितीय भाषा यानी कि हमारी जो राजभाषा है और जो बोली जाती हैं वह भाषाओं का विकास करना उसके माध्यम से ही बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि माध्यम के बिना आगे बढ़ना और सोचना, सुनना वो अलग बात हो जाती हैं। तो जो हमारा आधार है वो मातृभाषा है। मातृभाषा के आधार पर हम बातचीत करेंगे द्वितीय भाषा की। तो हिंदी में बातचीत करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हैं, वहाँ पर गुजरात का जो बच्चा है वहाँ जाता है और बातचीत करता है, या कोई रेलवे में सफ़र करता है तो उसके साथ बातचीत करने के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक माध्यम है। उसको भी सिखाना ज़रूरी है। इसके अलावा अंग्रेजी भी है और संस्कृत भी है। तो ये भाषाओं का जो दिया गया सूत्र है कि हर एक भाषाओं को मिलकर भाषा का संवर्धन करना बहुत ही आवश्यक है। भाषा का संवर्धन इसीलिए करना है कि राष्ट्र का विकास करने के लिए, राज्य का विकास करने के लिए और अपने ज़िले का, अब जो रहते हैं वहाँ पर भी विकास करने के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक माध्यम है। भाषा वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करने के लिए और आगे दूसरों को समझने के लिए और समझाने के लिए जो बातचीत करता है, सुनता है, समझता है, उसके आधार पर उसका संवर्धन होता है। और संवर्धन यह एक भारतीय ज्ञान प्रणाली है। अपने आसपास के जो विस्तार है, वहाँ पर जो संस्कृति है, मूल्य है, आसपास की रहन सहन है, हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसके साथ उसका विकास होगा और भाषा का संवर्धन होगा। इसीलिए भाषा का संवर्धन करना भी आवश्यक है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बताया गया है। बहुभाषावाद भी चल रहा है। अभी हमारा जो गुजरात का बच्चा है उत्तर प्रदेश चला जाता है और बातचीत करता है कि भाई आपका नाम क्या है, तो सामने वाला सुनता नहीं, તમારું नाम શું છે એમ बोले तो इन्हें समझ ना पड़े। तो बहुभाषावाद यानी कि व्यक्ति का विकास करने के लिए और अपने भावों को व्यक्त करने के लिए बहुभाषावाद की बहुत ही आवश्यकता है। और इसके साथ हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, अभी प्रौद्योगिकी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। आप पूरे गुजरात में जो सरस्वती के उपासक के बच्चों के साथ जो काम कर रहे हैं, कक्षा में बदलाव लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बच्चों के ज्ञान में बढ़ोतरी हो, इसके लिए जो प्रयास हो रहा है, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं प्रौद्योगिकी के माध्यम से, यानी कि टेक्नोलॉजी का शिक्षा में उपयोग और सांस्कृतिक जुड़ाव। अभी हमारे नवरात्रि पर्व चल रहा है, दीपावली की बात आ रही है, तो ये सांस्कृतिक जुड़ाव है भाषा के साथ। यहाँ पर हम हिंदी में भी हमारी जो ट्रेडिशनल
जो डांस है, गरबे है, वो जो सुनते हैं समझते हैं, वो क्या है, अलग अलग राज्यों में भी अभी नवरात्रि चल रही है। हर एक इंसान भक्ति भाव के साथ जुड़ा है, तो सांस्कृतिक जुड़ा हो रहा है। दीपावली के दिन या अलग अलग त्योहारों में भी भाषा का बहुत ही आवश्यक माध्यम है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और भाषा शिक्षा है वो समृद्ध बनाने के लिए, क्योंकि व्यक्ति यानी कि छात्र है, बच्चा है जो खेलता है, हैं, और पढ़ता है, सुनता है, समझता है, अपने आसपास की जो बातचीत होती है उसको समझने के लिए और व्यक्ति का निर्माण करने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए, व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर करने के लिए भाषा शिक्षा का बहुत ही आवश्यक माध्यम है। इसीलिए अब एनसीएफ एससी में बात करेंगे और भाषा शिक्षा की भी बात करेंगे। एससीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क शालेय शिक्षा में और भाषा शिक्षा का क्या बात बताई गई है वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, मगर जब कक्ष में हम अध्ययन करते हैं, जो लोग अध्ययन करते हैं वो अध्यापन कर सकते हैं, जो लोग पढ़ते हैं वो पढ़ा सकते हैं। तो रटने की बजाय योग्यता आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। रटने की बजाय योग्यता आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान, यानी कि हमको बच्चा जब सुनता है तो समझता है, मगर रटने के बाद वो भूल जाता है। गोखण पट्टी थी दूर कर वो, यानी शिक्षा ની અંદર विशेष ज्ञान का निर्माण करना। इसीलिए ज्ञान को अर्जित करने के लिए और ज्ञान का निर्माण करने के लिए, ज्ञान का सृजन करने के लिए रटने की बजाय योग्यता आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। छात्रों में वास्तविक जीवन में भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए योग्यता विकसित करना है। यानी कि अपने आसपास जो हम खेलते हैं, बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, तो गुजरात का जो बच्चा है तो गुजराती में बातचीत करता है, अपनी बोली में बातचीत करता है, हाँ? तो क्या है कि वो वास्तविक जीवन के साथ भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके और इसका विकसित करना है, उसको हाँ आगे बढ़ाना है, सोचने के लिए मजबूर करना है। तो वास्तविक जीवन क्या है, अपने आसपास की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी चल रही है उसके साथ जो बातचीत करता है वो बातचीत में बदलाव हो और प्रभाविक ढंग से बोल सके, सुन सके। इसके लिए उपयोग करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए एनसीएफ में बताया गया है कि यानी कि कोई बच्चा है यहाँ से गुजरात में पढ़ता है और महाराष्ट्र चला जाता है, मराठी नहीं आती है, हिंदी भी नहीं आती है और अंग्रेजी भी नहीं आती है, तो बातचीत कैसे करेगा। तो प्रभावी ढंग से यानी कि जो सुनता है समझता है वो सामने वालों को अपनी बात प्रभावी ढंग से बातचीत कर सके और समझा सके, ऐसा व्यक्ति का निर्माण करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए एनसीएफ एससी में बताया गया है। भाषा को एक अलग विषय के रूप में नहीं बल्कि इसे सभी विषयों के साथ एकीकृत करने पर जोर दिया गया है। आप समझते हैं कि हमारे साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में पोसीना तहसील है, वहाँ पर जो भेड़ बकरियाँ है उसके लिए टाटी शब्द का उपयोग किया जाता है। बकरी को हम हिंदी में क्या कहेंगे, भेड़िया कहेंगे। यानी कि अलग अलग तरीक़ों से शब्द बोलते हैं, तो एक विषय के साथ दूसरा विषय भी जोड़ा है। गॉड कहेंगे अंग्रेजी में। तो अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग विषयों को जोड़ने के लिए, यानी कि एक बच्चा खेल रहा था, मैंने पूछा क्या कर रहा है, तो मैं खेल रहा हूँ। क्या खेल रहा है, तो कि मैं क्ले के साथ खेल रहा हूँ। आजकल बाज़ार में अलग अलग क्ले मिल रही है, लाल, पीली, हरी, और ये बच्चा खेलता था। मैंने बोला उसको हिंदी में, अंग्रेजी में वो बोल रहा था, छोटा था, हाँ, तो मैंने बोला कि क्ले है। क्ले का मतलब क्या होता है पता नहीं था, क्योंकि रटने की बजाय, रटना उसको मालूम था, किसी ने, बुजुर्ग ने बताया होगा, अभिभावक ने बताया होगा, किसी मित्र ने बताया होगा कि उसको क्ले कहते हैं। तो क्ले मन में, उसके दिमाग में चल रहा था, मगर क्ले का मतलब क्या होता है वो उसको पता नहीं था, क्योंकि प्रभावी इसमें ढंग नहीं था। और सुनता था, मगर उसकी जो अंडरस्टैंडिंग बाय नॉलेज क्रिएट होना चाहिए वो समझ उसकी विकसित नहीं हुई थी। इसीलिए उसको मैंने दूसरी बार प्रश्न पूछा कि क्ले को हम क्या कहेंगे हिंदी में, गुजराती में शू कहीशू, तो એને खबर नहोती। मैंने कही माटी कहेवाय, हिंदी में मिट्टी कहेंगे, हाँ, संस्कृत में मृत्तिका शब्द का इसके इस्तेमाल होता है। यानी कि साइंस के बाद, सोशल साइंस के साथ जब भाषा का निर्माण करने से, भाषा सोचने के लिए मजबूर करने के लिए, बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए बहुत ही आवश्यक माध्यम है भाषा है। इसके अलावा हम भाषा शिक्षा को भारतीय ज्ञान प्रणाली से जोड़ना, जिससे छात्र अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ सके,
यानी कि जो हमारी ज्ञान प्रणाली है, संस्कृति है, वहाँ पर अलग अलग रहन सहन है, बोलियाँ है, मातृभाषा है, उसके साथ जोड़कर संस्कृति का विकास हो, मूल्यों का विकास हो और व्यक्ति का निर्माण हो। इसीलिए बहुत ही सांस्कृतिक ज्ञान प्रणाली के साथ अपने जो त्यौहार है, अपने उत्सव है, आसपास की जो बोलियाँ है, उसके आधार पर मूल्य है, इसके आधार पर हम समग्र भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना, वो एनसीएफ में बात भी बताई गई है। समग्र और सार्थक रचनात्मक एवं क्रियात्मक मूल्यांकन भी उसके साथ करना है कि छात्र जो पढ़ता है उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है छात्रों का। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि 360 डिग्री इवैल्यूएशन सिस्टम जो हमारी आने वाली है, और उसको बच्चों के साथ सामयिक कसौटी है, मूल्यांकन है, अलग अलग तरीक़ों से आप कक्षा में पढ़ाते हैं, तो उसका समग्रतया और सार्थक रचनात्मक एवं क्रियात्मक मूल्यांकन करना भी उसमें बताया गया है। आगे हम बात करेंगे पाठ्यक्रम लक्ष्यांक की बात करेंगे। करिकुलम गोल क्या है हमारा? करिकुलम गोल यानी कि पाठ्यचर्या के लक्ष्य सीखने के व्यापक उद्देश्य है जिसे एक निश्चित शिक्षा स्तर के अंत तक हासिल करना है। ये लक्ष्य एक दिशा निर्देश का काम करते हैं जो बताते हैं कि छात्र को क्या ज्ञान, कौशल्य और दृष्टिकोण प्राप्त करना चाहिए। ये सिर्फ पाठ्यक्रम में दिए गए विषयों की सूची नहीं होती, बल्कि छात्रों के समग्र विकास के लिए बनाए गए ढांचे हैं, यानी कि करिकुलम गोल है। और करिकुलम गोल के आधार पर हमको शिक्षा और शिक्षा के शिक्षक संदर्शिका का निर्माण किया गया है, और आने वाले दिनों में छात्रों में ज्ञान, कौशल्य और उसका दृष्टिकोण का डेवलपमेंट करने के लिए उसके करिकुलम गोल हमारा तय किया गया है। तो करिकुलम गोल पर हम आगे देखेंगे कि पहला करिकुलम गोल है स्वतंत्र पठन और सारांश कौशल्य का विकास होना। यानी कि बच्चे पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? यानी कि दूसरों की मदद से पढ़ता है। जो पढ़ता है वो उसका अंडरस्टैंडिंग होता है कि नहीं होता है। हाँ, यानी कि यह लक्ष्य छात्रों में स्वतंत्र पठन, समझ और सारांश बनाने की क्षमता विकसित करने पर केंद्रित है। तो हम आजकल बच्चे पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? मेरे देश का नाम भारत है, तो भारत, तो ऐसे जो स्वतंत्र पठन करेगा उसमें गलतियां करता है, सुनता है, वो अंडरस्टैंडिंग बाय नॉलेज करता नहीं है। मगर इसको विकसित स्वतंत्र पठन और सारांश कौशल्य का विकास करना, वही भाषा की समृद्धि का विकास होगा। इसीलिए इसमें कहानियाँ, कविताओं, नाटकों, निबंधों और समाचार रिपोर्टों जैसे विभिन्न साहित्य प्रकार को पढ़ना शामिल है। हमारी जो किताबें हैं, पाठ्यपुस्तक है, उसके आधार पर आसपास जो कुछ लिटरेचर है, साहित्य है, कहानियाँ है, छोटी छोटी कहानियाँ है, उसके आधार पर बच्चों को इस करिकुलम गोल को और लक्ष्यांक को सिद्ध करने के लिए, अध्ययन बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए और अध्ययन बिंदुओं के आधार पर लक्ष्यांक तक जाने के लिए हमको ये बहुत ही ध्यान रखना है। और आगे हम देखेंगे दूसरा करिकुलम है इसके आगे कि छात्र अनुमान लगाते हैं और पूर्व कथन करने जैसी रणनीति का उपयोग करके विभिन्न ग्रंथों को समझते हैं। तो ये बताई गई है कि अनुमान लगाना। हम बातचीत करेंगे गुजराती में। बारिश से आने के वरसाद आवे त्यारे શું શું परिवर्तन थाय, तो वो अनुमान लगाता है। कैसे अनुमान लगाता है कि बारिश वरसाद आवे त्यारे गुजराती में विचारे बोले, परंतु अनुमान लगावे कि भाई हाँ, प्रकृति में बदलाव आता है, पहाड़ों में पानी बरसता है, नीचे आता है और नदियाँ बनती है, नदी से समुद्र में पानी जाता है। तो कितना अनुमान लगाता है। पूर्व कथन करने की जैसी रणनीतियाँ, यानी कि कक्षा कक्ष में अध्यापक जब कार्य करता है, कक्षा कक्ष में जब बच्चों के साथ कुछ अध्ययन करता है मगर अध्यापन करता है, उसमें रणनीतियाँ को एस्टैब्लिश करना है। रणनीतियाँ यानी कि स्ट्रेटेजी है, हाँ, पढ़ने पढ़ाने की, उसका उपयोग करके करिकुलम गोल को निर्देशित तौर पर बच्चा हासिल करे, ज्ञान प्राप्त करे, ऐसा कोशिश करना है। और कक्षा कक्ष में बदलाव लाने का भी प्रयास करना है। वे मुख्य बिंदुओं को पहचान करता है, पाठ का सारांश बनाते हैं और सुसंगत प्रतिक्रियाएं देते हैं। जैसे कि समझदार नन्ही की बात है तो उसका सारांश क्या है? किसी भी मनुष्य को स्वभाव की बात की गई है, हर एक मनुष्य का स्वभाव है, वो बदलना मुश्किल है, वो बात बताई गई है, तो यानी कि सारांश है। वैसे कहीं कुछ कहानियाँ हैं
कविता है, पाठ है, इकाई है, उसका सारांश बनाकर वो प्रतिक्रिया देता है। उसके आधार पर क्या क्या बदलाव आता है वो बताता है। वे विभिन्न ग्रंथों के मुख्य विचारों को पहचानते हैं और उनकी सराहना करते हैं, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद है। तो जो ग्रंथ है, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, हाँ, अकबर बिरबल की कहानियाँ हैं, हाँ, जो बकोर पटेल की गुजराती में कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ सुनता है, समझता है। और छोटे छोटे ग्रंथ है, उसके लिए छोटी किताब है वो ग्रंथ है, क्योंकि आने वाले दिनों में ज्ञान का सृजन करने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, पठन करने के लिए और उसको अनुमान लगाने के लिए और आने वाले रणनीतियों में बदलाव लाने के लिए वो बहुत ही आवश्यक है। विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को चुनने और पढ़ने की रुचि दिखाते हैं, क्योंकि रुचि क्यों दिखाते हैं, उसमें रुचि पैदा करने का काम हमारा करिकुलम घोल का है और छात्रों में बदलाव लाने का वही प्रयास है। इसीलिए बताया गया है कि पढ़ने में रुचि, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो उसकी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, वो छात्रों को कक्षा में दे देंगे। और वो अपनी जब छुट्टी होती है, जब ये फिजूल का टाइम होता है, कोई अध्यापक नहीं है क्लास में, तब वो किताब को लेकर ढूंढता है, चित्र देखता है, कलर देखता है, उसमें क्या क्या है वो देखता है और इसके बाद वो सोचता है। आज एक छोटा बच्चा है, उसको मैं चित्र देता हूँ तो बोलता है कि ये इसमें सूरज है, चांद है, पेड़ है, पौधे हैं, फूल है, तितली है, ये क्यों बताता है। वो पढ़ता नहीं, उसने तितली शब्द मालूम नहीं था, मगर रट रट के वो सामने वाला जो अभिभावक है और अपने माता पिता है या अपने गुरुजी है, अपने मित्र है, उसके साथ बातचीत करता है, तब उसको ऐसी मज़ा आती है कि वो सुनता है और वो समझता है। मगर वो गुजराती में सुनता है, तो हिंदी सुनाने के लिए उसको गुजराती के माध्यम से, यानी कि मातृभाषा के माध्यम से हिंदी भाषा में बदलाव लाने के लिए और पढ़ने में रुचि पैदा हो और नए नए पुस्तकें की किताबें की चुन कर ग्रंथालय में से, आजकल हमारी पाठशालाओं में काफ़ी कुछ साहित्य मिला है, वो साहित्य का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। हम आप कहेंगे कक्षा 6 से 8 में हिंदी का करिकुलम गोल प्राप्त करने के लिए और कहानियाँ सुनाने के लिए हमारी जो है बातुनी कछुआ है, लप लपियो काचबोच है, ये भी जो छोटी छोटी गुजराती की कहानियाँ हिंदी में भी रखी गई है, कक्षा 5 में 6 में भी कहाँ पर रखी गई है, उसको सुनाते हैं। और छात्रों को करिकुलम गोल को हासिल करने के लिए बदलाव लाने का काम कौन करेगा? आप करेंगे, क्योंकि छात्रों को, बच्चों को, पूरे गुजरात के छात्रों को पढ़ाने का काम और अध्ययन और अध्यापन करने का काम आप कर रहे हैं। इसीलिए करिकुलम गोल को लक्ष्य में रखकर आगे बढ़ना है। और आगे हम बात करेंगे लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना। यह लक्ष्यांक छात्रों को अपने विचारों, भावों और सामाजिक घटनाओं जैसे कि गांव के मेले, त्यौहार, समारोह आदि के अनुभवों को लिखने की क्षमता प्रदान करता है। आजकल नवरात्रि त्यौहार चल रहा है। आप बोलेंगे नवरात्रि में क्या क्या होता है, नवरात्रि आने से पहले क्या किया जाता है, बाद में क्या किया जाता है। आपको नवरात्रि में अपने माता पिता टिकट के बिना कोई अच्छे जगह टिकट चल रही है और पैसा कम है, वहाँ देखने के लिए ले नहीं जाते हैं, तो आपको क्या होगा, आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आपके नवरात्रि के आने बाद सामाजिक कौन कौन सी घटनाएं होती है, खेतीबाड़ी में क्या क्या होता है, कृषक क्या क्या करता है और आसपास क्या क्या चल रहा है, अपने गाँव में क्या क्या बदलाव आ रहा है, त्योहारों में क्या क्या बदलाव आ रहा है। तो लिखित अभिव्यक्ति के लिए हम क्या कहेंगे, लिख के लाओ। नहीं भाई, वो लिख कर नहीं लाएगा, क्योंकि अभिव्यक्त करने के लिए उसको सुनना है, समझना है, अपने भाव को व्यक्त करना है। तो लिखित करना है तो पहले जो लिख सकता है, कौन लिख सकता है, तो अच्छा सुनता है, समझता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग होती है, बाद में वो लिख सकता है। और लिखने के बाद भी जब लेखन कार्य करता है तो अभिव्यक्ति करने के लिए वर्ण कला है, वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, परिच्छेद है, तो इसके बाद वो लिखित अभिव्यक्ति का विकास होता है। उसको पहले क्या करना है, तो उसको वर्ण परिचय देना है। तो आपका नाम क्या है, तो हमारे पास आज सत्यम बाई है, या हमारे पास जो मित्र है वो मित्र का नाम स है, तो स वर्ण है। तो स के नाम कौन कौन सा आसपास मित्र है, उसका नाम क्या है।
तो स का वर्ण का परिचय करवाना है, अहमदाबाद है अ का परिचय करवाना है, हाँ। यानी कि जो गांधीनगर है तो ग, तो उस तरीके से वो लिखित अभिव्यक्ति करने के वर्ण शब्द कक्षा 4 और 5 में कार्य करने के बाद कक्षा 6 और 8 में छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे विचार वो पेश कर सके कि भाई नवरात्रि में क्या क्या होता है, छोटे छोटे कि माता जी की पूजा होती है, दीप जलाया जाता है, सब ये करते हैं ये करते हैं। उसको सोचने के लिए हमको बताना नहीं है छात्रों को, क्योंकि अभिव्यक्ति को डेवलप करना है। हम बता देंगे तो रटने का और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी, मगर उसको समझाएंगे कि आप जो बोलना है बोलिए। छात्रों को रटने की बजाय बोलने के मौके दिए जाए। आप पढ़ते हैं पढ़ाते हैं मगर बोलने के मौके कम देते हैं। छात्रों को पूछिए, इसमें आगे बात करेंगे हम, कि आपके गांव में क्या क्या होता है, समारोह में क्या क्या होता है, अध्यक्ष कौन होता है, कौन बीच में बैठता है, कोई आसपास बैठता है, कौन मेहमान होते हैं, क्या सम्मान कैसे किया जाता है। वो अनुभव को लिखित करने के लिए एक लक्ष्यांक दिया गया है और एक करिकुलम के आधार पर, पाठ्यक्रम के आधार पर कुछ अनुभवों को जोड़कर छात्रों के निजी अनुभव है, जो निजी विचार है, उसके आसपास में जो प्राप्त हुए, मातृभाषा में जो सोच रहा है, उसको हिंदी में जोड़कर हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने का काम आप सभी को पाठ्यक्रम लक्ष्यांक को ध्यान में रखकर कार्य करना है। आगे हम बात करेंगे विचारों को क्रमबद्ध करने के लिए शीर्षक उपशीर्षक पहचानते हैं और स्पष्ट शुरुआत और अंत के साथ अनुच्छेद बनाने जैसी लेखन रणनीतियों का उपयोग करते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि वो क्रमबद्ध लिखे कि पहले नवरात्रि में पहले क्या होगा, दीपावली में पहले क्या होगा, दीपावली में कौन कौन से त्यौहार आएंगे, धनतेरस हैं, काली चौदस हैं, उसके बाद क्या होगा, नूतन वर्षाभिनंदन के दिन क्या होगा। हाँ, तो ये क्या है, शीर्षक क्या दिया जाएगा, तो दीपावली का समूह, त्यौहार का समूह यानी कि दीपावली, तो वो शीर्षक दिया जाता है। उपशीर्षक क्या है, तो अलग अलग जो इसके त्यौहार है उसका दिया जाता है। तो अंत में अनुच्छेद बनाता है और वो जो रणनीतियाँ है, स्ट्रेटेजी है, छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करने वाली जो अध्यापक की यानी कि शिक्षक की या गुरु जी की और जो काम कक्ष में करता है, वह सरस्वती के उपासक की जो रणनीतियाँ है, स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी के आधार पर लेखन को समृद्ध बनाना है और वे अपने परिवेश के विभिन्न पहलुओं पर अनुभव, भावनाओं और आलोचनाओं को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। कक्षा में एक दिन लेट आता है और गुरुजी उसको बोलता है कि क्यों लेट आया, और बोलता नहीं है, बैठ जाता है। मगर उसको जब उसके साथ पूछताछ करते हैं तब ये छोटा बच्चा बोलता है कि मेरी माँ आज खेत में काम करने के लिए चली गई थी, खाना नहीं बनाया था, वो आने के बाद खाना बनाती है, मैं खाना खा के आऊँगा। तो वो लेट हो जाता था। क्यों हुआ ऐसा? तो उसकी भावनाएं थी, जो अनुभव थी, उसमें भी भाषा है, जो बोलता था, जो सुनता था, हम सुनते थे, हम कभी सुनेंगे और सामने वालों को बोलने के लिए मौके देंगे। हम बोलेंगे, सामने वाला सोचने के लिए मजबूर होगा और उसने आलोचना होगी, चिंतन होगा और आगे भाषा हमारी विकसित होगी। वैसे ही प्रभावी ढंग से या प्रभावी संचार क्षमता का विकास, यह लक्ष्य प्रश्न पूछने, वर्णन करने, विश्लेषण करने और प्रतिक्रिया देने के लिए भाषा कौशल्य का उपयोग करके प्रभावी संचार क्षमता विकसित करता है और विभिन्न श्रोताओं को और उद्देश्यों के अनुसार उपयुक्त शैली और भाषा शैली का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार के पत्र और निबंध लिखता है। बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि प्रभावी संचार क्षमता विकसित करना यानी कि भाषा का संपूर्ण विकास करना, यानी कि निबंध लेखन करना, बंधन के बिना लिख सके, अपने विचारों को व्यक्त कर सके, पत्र लिख सके। आजकल हम देखते हैं बच्चों छुट्टियां में चले जाते हैं तो रजा चिट्ठी यानी कि छुट्टियां के लिए उसके गुरुजी को उसको बताने के लिए क्या लिखेगा, कैसे लिखेगा। तो हमारी कक्षाओं में बताया, पत्र लेखन का भी बताया गया है कैसे लिखेंगे। तो वो प्रारूप जो दिया गया है, पत्र लेखन का जो प्रारूप दिया गया है, निबंध लेखन के लिए जो निबंध, हम हमारे अपने आसपास के जो भाव हैं, अपने त्यौहार है, अपने रहन सहन है, उसके बारे में लिखिए, अपने गांव के बारे में लिखिए, अपने तहसील के बारे में लिखिए, अपने ज़िले के बारे में लिखिए। आपको मनपसंद कौन सा पेड़ है, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैं बोलूँगा कि आप अपने अभी तालीम चल रही है, अपने दिमाग में सोचिए कुछ मनपसंद
पेड़ पौधे का नाम याद कीजिए, तो आप याद करेंगे। मैं बता दूं आपको कौन कौन से याद करेंगे। आप पहले नीम का पेड़ याद करेंगे, आम का पेड़ याद करेंगे, हाँ, बरगद का पेड़ याद करेंगे, पीपल का पेड़ याद करेंगे, हाँ। इसके बाद हाँ, तो अलग अलग क्यों आपको याद करेंगे? क्योंकि उसके नीचे आप खेले हैं, उसके साथ आपका रहन सहन जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो उसको बोलेंगे नीम के पेड़ के बारे में लिख के आओ, और उसका अनुभव है पीपल के पेड़ का, तो ये निबंध नहीं लिख पाएगा। तो इसको बताना है आपको मनपसंद जो पेड़ है उसके बारे में लिखिए। मनपसंद त्यौहार कौन सा है, उसमें उसको कोई है। हमारे देश में विभिन्नता का, धर्म का देश है, अलग अलग सोचेंगे बच्चे, अलग अलग अनुभव है उसके पास, तो वो जोड़ना है, उसको समझाना है कि अपने भावों को व्यक्त करने के लिए और भाषा शैली को समृद्ध करने के लिए जो छोटे छोटे विचार है उसको क्रमिकबद्ध लिखकर, उसका विश्लेषण करके और उसकी प्रतिक्रिया दे के भाषा के जो कौशल्य है, अर्थग्रहण है, अभिव्यक्ति है, सृजनात्मकता है, तार्किक चिंतन है, व्यवहारिक उपयोजन है, वो जो सब एक है। श्रवण कथन है, वाचन है, लेखन है, तो श्रवण है, कथन है, लेखन है और वाचन है, तो उसके आधार पर इसका क्रमिक विकास होता है। बाद में ही प्रभावी संचार क्षमता का विकास होता है। वैसे भाषा एक बार सरलता से आगे नहीं बढ़ती है, भाषा में अज्ञात की ओर ज्ञात की ओर ले जाना है, वो शैक्षिक सूत्रों को भी याद करना है। हम आगे देखेंगे कि साहित्य उपकरणों की खोज, यह लक्ष्य छात्रों को विभिन्न साहित्य उपकरणों और साहित्य के रूपों को समझने में मदद करता है। जैसे कि साहित्य के विभिन्न रूपों, गद्य है, पद्य है और नाटक के नमूने हैं की पहचान करते हुए और उनकी सराहना करते हैं। हमारे शिक्षा विभाग की ओर से समग्र गुजरात में जो पाठशाला है उसमें भी कुछ अभी नाटक की पुस्तकें भी हिंदी में मैंने देखी हैं। आपकी इस पाठशालाओं में भी उपलब्ध हैं। आपकी पाठशाला में भी छोटी लाइब्रेरी है, ग्रंथालय है, तो उस छोटी छोटी कहानियाँ हैं, छोटी छोटी जो साहित्य है उसका छात्रों को परिचय करवाइए। छात्रों को बातचीत करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए रुचि पैदा करें, और जो हमारे लक्ष्य बिंदु है, पाठ्यक्रम लक्ष्यांक है, वो सिद्ध करने के लिए, और इसके बाद उसको जहाँ भी उसकी सराहना करना है और उसको समझने के लिए, सोचने के लिए प्रयास करना है। और विभिन्न प्रकार के साहित्य को पढ़कर उपमा, रूपक, मानवीकरण, अलंकार, अतिशयोक्ति और अनुप्रास जैसे अलंकारों की पहचान करता है तथा लेखन में उनका प्रयोग करता है। भाषा को समृद्ध करने के लिए भाषा को मुहावरे है, रूढ़ि प्रयोग है, क्योंकि भाषा शब्द का अलंकारों से जुड़ी है। भाषा वैसे बनती नहीं है। हर एक भाषा, संस्कृत भाषा में हिंदी है, हिंदी में संस्कृत है, अंग्रेजी में है, काफ़ी कुछ शब्द हिंदी में है, अंग्रेजी के, क्योंकि अलग अलग भाषा का विकास कैसे होता है। हर एक भाषा का एक निजी स्वभाव है, वो नए शब्दों में उसको शामिल करते ही रहती है और उसका विकास होता है। इसलिए मानवीकरण का विकास होगा। और इसमें अलंकारिक भाषा जो है, भाषा से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वो कैसे बोलता है, क्या बातचीत करता है, बातचीत में उसके जो स्वर है, व्यंजन है, उच्चारण है, वो कैसे करता है, उसमें जो शब्द, हाँ, जल है, पानी है, वारी है, जो शब्द है, तो कहाँ कहाँ शब्द का इस्तेमाल करना है, वो भी साहित्य की जो खोज है वो खुद करेगा, सोचेगा, समझेगा। और ये जो हमारे लक्ष्य बिंदु है, तो बच्चों को ऐसे नहीं बताना है बच्चों को इसके लिए मजबूर करना है। उसको अध्ययन अध्यापन में कौन सी इकाई में क्या है, उस क्यों दिया गया, इस इकाई में हमारे लक्ष्य बिंदु क्यों दिए गए हैं, उसको ध्यान में रखकर कार्य करना है। हम आगे बात करेंगे भाषाई पहलुओं की समझ, यानी कि यह लक्ष्य मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में बुनियादी भाषा पहलुओं, शब्द और वाक्य संरचना को पहचानने और उनका उपयोग करने की क्षमता विकसित करता है। जैसे कि शब्द है, मेरे पास किताब है, एक किताब है, अभी ये शिक्षक संदर्शिका है, यहाँ पर मेरे पास एक पेन है, तो पेन और किताब दो शब्द मिलाकर एक वाक्य बनाइए। पहला पेन और किताब। तो किताब पढ़ने के लिए मैं पेन का इस्तेमाल करता हूँ। पेन और किताब शब्द हैं। पेन और पंखा है, फैन है,
उसका उपयोग करके ना वाक्य का निर्माण करना है, संरचना करना है। हाँ, मेरा नाम अश्विन है, मेरा नाम, मेरे गांव का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो छोटे छोटे शब्द है, छोटे छोटे वाक्य है। मुझे आम खाना बहुत पसंद है, मैं खेलने के लिए जाता हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य है, आनंद प्राप्त होता है, बस मुझे आनंद मिलता है, मैं खुश रहता हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। हाँ, मुझे बातचीत करने की मज़ा आती है। तो जो छोटे छोटे वाक्य है, मुझे नीम का पेड़ पसंद है, तो ये छोटे छोटे वाक्य है, नीम, पेड़, पसंद। तो 3 शब्द है, शब्द शब्द मिलाकर, वर्ण मिलाकर शब्द बनता है, शब्द मिलाकर हाँ वाक्य बनता है। और वाक्य कैसे बनता है? तो वाक्य में अर्थ नहीं होगा तो वाक्य नहीं बनता है। जो शब्द है और इसका उपयोग करके क्रमबद्ध से लिखते हुए जो वाक्य रचनाएं हैं, संरचना है, उसमें छोटे छोटे वाक्य और मिलाकर भी 2 भी वाक्य मिलाकर बना सकते हैं, तो उसकी पहचान कर सके और इसकी क्षमता का विकास हो। वे अपने लेखन में उचित व्याकरण और संरचना का उपयोग करते हैं। व्याकरण समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि व्यावहारिक उपयोजन है उसका। उसमें व्याकरण की संज्ञा उसको कहते हैं, सर्वनाम उसके खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, गाना गाते हैं, वो क्रिया है, क्रिया विशेषण है, वो अलंकार है, उपमा है, वो सिखाना नहीं है छात्रों को। वो रटने की बजाय उसको अंडरस्टैंडिंग बाय नॉलेज क्रिएट करने के लिए जब लेखन करता है, जब लिखता है, तब वो भाव व्यक्त करने के लिए, वो भाषा को समृद्ध करने के लिए, उसको मजबूर करने के लिए अध्यापक को क्या करना है? तो हमारी जो शिक्षक संदर्शिका में दिए गई इकाई है, जो गतिविधियां हैं, वो गतिविधियों के आधार पर इकाई का महत्व क्या है, इसमें कौन से करिकुलम गोल दिए गए हैं, वो गतिविधियों के आधार पर उसको ऐसी गतिविधियों का निर्माण करके, नई गतिविधियों का भी निर्माण करके छात्रों को ऐसे उपयोग हो, इसके लिए एक प्रयास करना है। आगे भाषा के विशेषताओं की सराहना करना, यानी कि भाषा के ध्वन्यात्मक स्वरूपों और लिपि को समझता है और स्वर और व्यंजन की संख्या तथा उनके आपसी संबंध और प्रयोग को जानता है। क शब्द है, अ, आ, ई स्वर हैं, और स्वर और व्यंजन मिलकर क बनता है, ख बनता है, ग बनता है। वैसे नहीं बन जाता है, क्योंकि उसी ध्वन्यात्मक यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों को, विचारों को व्यक्त कर सकता है, वही भाषा है। यानी कि ध्वनि है। हम जब बातचीत कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वो क्या है? ध्वन्यात्मक भाषा है। और लिपि है, जो लिखते हैं वह लिपि है, यानी कि बोलते हैं वो ध्वन्यात्मक है, स्वरूप है। और कंठव्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत्य है, उष्ट है। हमारे जो कुछ वर्ण है, ट शब्द बोलेंगे, क बोलेंगे, कंठव्य है, क च ट त प, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, उष्ट। तो जो वर्णमाला है, ध्वनियाँ है, तुक है, शब्द चातुर्य है, भाषा से जुड़ी अन्य कुछ शब्द की क्रीड़ाएँ हैं, और उसमें जो खेल शामिल है वो समझना चाहिए बच्चों को। तो कौन समझाएगा? जब अध्ययन करेंगे, बाद में अध्यापन करेंगे, पूर्व नियोजन करेंगे इकाई का, बाद में गतिविधियों का निर्माण करेंगे। ऐसे तो लक्ष्य बिंदु को हासिल कर सकेंगे। तो भाषा में शब्द चातुर्य हमने बात की, अनुप्रास है, खाना पीना, उठना बैठना, खेलना कूदना। तो जो प्रास है, अनुप्रास है, तुकबंदी है, बोलचाल है, और लेखन को अधिक रोचक और आनंदप्रद बनाने के लिए, भाषा के लक्ष्यांकों को सिद्ध करने के लिए अध्यापक को, यानी कि शिक्षक को ध्यान में रखना है। भाषा के प्रमुख शब्द है, खेलों से परिचित होता है, जैसे कि उलट फिर वाले शब्द, पेड़, डपे, पेन, नपे, क्या है? तो वो जो उलट फेर है, अहमदाबाद को लिखकर उलट बोलाइए, उलट फेर वाले शब्द का उसको छात्रों को गतिविधि करवाइए, तो उसमें पता चलेगा शब्द के स्थान बदल कर, यानी कि पेड़ के अलावा आपको नीम का पेड़ पसंद है, बाद में पेड़ के अलावा एक नया शब्द रखना है। क्या रखेंगे आप? आपको नीम का पेड़ पसंद है, नीम के अलावा कुछ नया शब्द रखना है। तो आपको आम का पेड़ पसंद है,
तो नॉर्मल बात हो गई। मगर सोचने के लिए मजबूर करने के लिए, शब्दों के स्थान बदलने के लिए, जो अक्षर है, ध्वनि है, वाक्य है, पहेलियाँ है, चुटकुले है, अंतराक्षरी है, वर्ण विन्यास है, क्रॉसवर्ड है, इसका इस्तेमाल करने से बच्चों का दिमाग तेज बनता है, वैसे नहीं बन जाता है। इसीलिए करिकुलम गोल दिए गए हैं कि बिना सोचे कुछ गतिविधियां छात्रों को नहीं करवाना चाहिए। इस गतिविधि क्यों करवा रहा हूँ वो भी ध्यान में रखकर ही करवाना चाहिए। इसीलिए लक्ष्य बिंदु को प्राप्त करने के लिए हमको पेडागोजी में बहुत ही शिक्षा शास्त्र है उसको समझना जरूरी है। जो हमारे लक्ष्य बिंदु है, करिकुलम गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए शिक्षण का जो विज्ञान है, कला है, उसको समझना है। यानी कि प्रभावी ढंग से पढ़ाने का व्यवस्थित अध्ययन होना चाहिए। यानी कि रणनीति होना, अध्ययन करेगा वो अध्यापन करेगा। जो लोग अध्ययन करते नहीं वो अध्यापन नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग पढ़ते नहीं वो पढ़ा नहीं सकते हैं, जो लोग अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते नहीं हैं वो अच्छे अच्छे विचार प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यानी कि कला हासिल करने के लिए, विज्ञान हासिल करने के लिए जो रणनीति है, आर्ट ऑफ साइंस है एजुकेशन का, वो बहुत ही ज़रूरी है। उसमें छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए। हम बड़े हैं, हमारी सोच बड़ी है, हमको ऐसा लगता है कि हम सिखाते हो तो बच्चों को जल्दी पता चल जाएगा, मगर छात्र ध्यान से सुनते नहीं है और छात्रों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित कर शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा शास्त्र है, पेडागोजी है, यानी कि शिक्षा जो शास्त्र है वो समझने के लिए शिक्षक को अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है कि कैसे बच्चा सीखता है। हम खेल खेलने के लिए उसको भेज देते हैं, साथ में खेलते हैं क्या? जो खेलने के लिए जो रणनीतियाँ है, इस खेल का हिंदी भाषा का विकास करने के लिए कैसे उपयोग करेंगे? उस खेल को हम हिंदी में क्या कहेंगे, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, संस्कृत में क्या कहेंगे? जो खेल का जो कोई कुछ भी नाम हो, आप जब पढ़ाते हैं तो आपको सोचना है। विविध रणनीतियाँ हैं, लक्ष्य को अनुसार शिक्षण विधियों का उपयोग करना है। मार्गदर्शक शिक्षक है, शिक्षक यानी कि छात्रों को सिखाने के लिए प्रेरित करता है, बोलने के मौके देते हैं और सुविधा प्रदान करते हैं, न केवल जानकारी देता है। जानकारी देने से, रटने से ज्ञान ज्ञान का निर्माण नहीं होगा। रटने से बच्चा ज्ञान आत्मसात नहीं कर पाएगा, मगर वो सुनेगा, समझेगा और उसकी जो समझ है वो विकसित होगी, तब हमारी शिक्षा शास्त्र में बदलाव आएगा। क्योंकि जो रणनीतियाँ है, स्ट्रेटेजी है, गतिविधियाँ हैं, उसके आधार पर कुछ मूल्यांकन प्रक्रिया भी होगी। सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार लाने के लिए भी निरंतर आकलन करना है। मैंने ये पढ़ाया, मैं इन्हें एक इकाई पढ़ाई, मेरा ये लक्ष्य करिकुलम गोल था, उसको ये करिकुलम गोल तक मैं क्यों नहीं पहुंच पाया? मैं तो पहुंच पाया, मगर मेरे जो छात्र है, मेरी जो सोच थी, मैं जो सिखाना चाहता था, वो लक्ष्य बिंदु क्यों हासिल नहीं किया पाया? इसीलिए हमको मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन कक्ष में भी कर सकते हैं और इसके आधार पर पेडागोजी की बात आगे हम करते हैं। तो पेडागोजी में क्या है तो हम आपको बता देंगे। कहानी आधारित शिक्षा है, खेलों आधारित है, अनुभवजन्य शिक्षा है, फ्लिप कक्ष है, यानी खोज आधारित शिक्षा है, मिश्रित शिक्षा शास्त्र है, खेल आधारित शिक्षा शास्त्र है, गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र है। इसीलिए आपको ये काम करना है तो कहानी सुनाना है, अनुभव है कि घर पे आप आज क्या खाना खाया, कौन कौन से खिलौनों के साथ आप खेलते थे। तो जो छोटी छोटी बातें हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है, खोज आधारित है। अहमदाबाद के बाद अ से कौन सा शब्द बनेगा? अमर से अमर शब्द है, उसमें अ, म और र से कौन कौन से शब्द निर्माण करेंगे? हाँ, र से कौन सा बनेगा? तो खोज है। रस हमारे कक्ष में रस से किसका नाम शुरू होता है? हाँ, तो वो क्या है कि अलग अलग खोज आधारित है, अनुभव आधारित है। कहानी हम कहानियाँ सुनाते नहीं हैं। अध्यापक को कम से कम 25, 30, 35 कहानियाँ को बोलना, सुनना, समझना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी बच्चों को सुनाना चाहिए। बातूनी का चूहा है, प्यासा कौवा है, अलग अलग खरगोश, हाँ, लोमड़ी, हाँ, अलग अलग बात है। छोटी छोटी जो कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ है, हमारे एनसीईआरटी में बरखा सीरीज में दी गई कहानियाँ है, और हमारी किताबों में गुजराती में जो कहानी है वो सुनाकर उसमें हिंदी में कहानी सुनाएंगे।
संस्कृत में है, एकह शृंगाला पहली थी, तो લુચ્ચું શિયાળ એની વાર્તા પરથી બનાવેલી છે। આવી રીતે ભાષા સાથે एक भाषा को दूसरी भाषा के साथ जोड़कर कहानियों के आधार पर, खोज के आधार पर, फ्लिप्ड कक्षा कक्ष, यानी कि हम बात करेंगे फ्लिप्ड कक्षा कक्ष, यानी कि परंपरागत जो शिक्षा है वो तो हम कक्षा कक्ष में करवाते हैं, मगर जो हमारे पास पैम्पलेट है ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ये जो पैम्पलेट है वैसा पैम्पलेट प्रिंट निकाल कर छात्रों को दे देंगे, पढ़कर आइए उसमें क्या बताया गया है, इसमें किस विचार की बातचीत की गई है, आप क्या सोचेंगे। वही बात है, तकनीकी आधार पर शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा और विषय एकीकरण है, पूछपरछ आधारित शिक्षा, प्रकल्प आधारित शिक्षा, समस्या समाधान शिक्षा शास्त्र। तो ये जो अलग अलग है प्रोजेक्ट बेस्ड, कि आप घर में हिंदी शब्द कौन कौन से बोलते हैं लिख कर आइए, जैसी कक्षा है वैसा उसका प्रकल्प होना चाहिए। मूल्य आधारित, तो छोटी छोटी कहानियाँ सुनाकर उसको मूल्य को, पूछपरछ है तो आप बोलिए कि जब आप कुछ दुकान पर जाते हैं तो कैसे बातचीत करते हैं, हाँ क्या क्या हिंदी में बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, उसका हिंदी बोलिए। तो पूछपरछ इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन है, हाँ तो इसका उपयोग करके भाषा को समृद्ध बनाना है। बस ऐसी बात मैंने आपको बता दी है। कहानी आधारित शिक्षा है, अनुभव आधारित है, खिलौना। तो आपकी जो हमारी जो ये दी गई है शिक्षा शास्त्र में फ्लिप्ड है, मिश्रित शिक्षा शास्त्र है, खोज आधारित है, आपका जो शिक्षक आवृत्ति है उसमें ये पेडागोजी दी गई है। वो पेडागोजी को आपको अध्ययन करना है। मैं सब बात आपको बताने जा रहा नहीं हूँ, क्योंकि आपको भी सुनना है, समझना है, सोचना है, पढ़ना है, लिखना है और बच्चों के साथ काम करना है। इसीलिए आपको आवश्यक है कि जो हमारी शिक्षक संदर्शिका दी गई है वो उसको पढ़ना है, सुनना है और समझना है। ऐसे ही समझकर आपको इस पेडागोजी का उपयोग करके अलग अलग कक्षा को समृद्ध बनाने के लिए, बच्चों को सोचने के लिए प्रयास करना है। यानी कि शिक्षक संदर्शिका क्यों बताई गई है, तो शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए, पाठ्यक्रम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अध्ययन निष्पत्ति आधारित परिवर्तन लाने के लिए, नेशनल एजुकेशन 2020 NCF FS को उपयोग करके बनाई गई है। इसको लागू किया गया है। इसमें शीर्षक दिया गया है, करिकुलम गोल दिए गए हैं, उद्देश्य दिया गया है। ये बात आपको सबको पता है। इसीलिए मैं यहाँ पर आने वाले दिनों में जब आप तालीम के बाद जब छुट्टियाँ हैं तो शिक्षक संदर्शिका अध्ययन करें, और जब कक्षा में पढ़ाते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, उस समय इसका उपयोग करके आपको अध्ययन अध्यापन करना है। इसीलिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हमारे आज साथ अमित भाई पटेल हैं, वो भी शिक्षक संदर्शिका निर्माण कार्य के साथ जुड़े हैं। ऐसी कई अध्यापक हमारे साथ जुड़े हैं। स्टेट रिसोर्स ग्रुप के भी कई सभ्य हैं, उसको मिलाकर हमने साथ में काम किया है। तो मैं अमित भाई को समझदार नन्ही के बारे में, एक इकाई का कैसे अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं, इसकी बात करने के लिए मैं कृपया अमित भाई आप बताइए, और हाँ पूरे गुजरात के शिक्षकों को बताइए कि समझदार नन्ही कैसे इकाई पढ़ाई जाती है। नमस्कार अध्यापक मित्रों, डॉक्टर अश्विन भाई ने बहुत ही सरल शब्दों में NEP 2020 NCF 2023 के तहत शिक्षा में जो बदलाव हुआ है वह, और उसी के साथ साथ पेडागोजी और शिक्षक संदर्शिका के बारे में बात की। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम किस तरह से पढ़ाएं और कौन सी पेडागोजी के तहत हम शिक्षा दें तो छात्र और सभी को इन उद्देश्यों को पूर्ण कर सकें। तो आइए इसके लिए हम एक इकाई को देखेंगे। इकाई है कक्षा 6 की समझदार नन्ही। साहित्य प्रकार है कहानी। उसके लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। पूरी इकाई का महत्व बहुत ही गहरा है। इस इकाई के जरिए छात्र को हम बता सकते हैं कि अच्छे स्वभाव वाले लोग अपने सद्व्यवहार के साथ बुरे से बुरे स्वभाव वाले लोगों को भी बदल सकते हैं। ये पूरी कहानी बाल केंद्रित कहानी है और इसी से छात्र खेल खेल में नैतिक मूल्य सीखते हैं। हम सब जानते ही हैं कि हर एक इकाई का कुछ ना कुछ मूल्य
और कौशल्य दिए गए। NEP 2020 के अनुसार भी शिक्षा का उद्देश्य समग्र विकास है, यानी कि जो छात्र ने ज्ञान विषय का ज्ञान हासिल किया है वह, जो मूल्य दिया गया है वह, यानी कि इस इकाई में भलाई और परोपकार जैसे मूल्य दिए गए हैं, और जो छात्र ने कौशल्य हस्तगत किए गए हैं जैसे कि आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति, रचनात्मकता, संवाद कौशल्य और कल्पना शक्ति, इस सभी का वो अपने जीवन व्यवहार में उपयोग कर पाए, यही समग्र विकास है। इकाई को रोचक तरीके से पढ़ाने के लिए हम 2 प्रकार के संसाधन का प्रयोग करेंगे। एक है डिजिटल संसाधन। डिजिटल संसाधन वो संसाधन है जिससे छात्र कभी भी और कहीं भी जाकर पढ़ सकता है। इस संसाधनों में आता है GCRT, समग्र शिक्षा और NCERT का वेब पोर्टल, और उसी के द्वारा संचालित दीक्षा, ज्ञानकुंड प्रोजेक्ट, जी-शाला, बरखा सीरीज, ई-पाठशाला और जादुई पिटारा। छात्र को इसके माध्यम से कहानी को रोचक बनाने के लिए प्रयोग करें। इसी के साथ साथ हम पारंपरिक संसाधनों का भी प्रयोग करेंगे जो अब तक करते आए थे। इसमें सबसे अहम है हमारे पाठशाला का पुस्तकालय, और उसी में से पंचतंत्र की कहानियाँ, हितोपदेश की कहानियाँ, बाल साहित्य या शब्दकोश एवं हिंदी व्याकरण की पुस्तकों लेकर हम कक्ष में प्रवेश करेंगे। इस तरह कहानी को हम डिजिटल संसाधन और पारंपरिक संसाधन, इन दोनों के तरीके से शिक्षा का देंगे। यहाँ तक हमने देखा कि शिक्षक को, अध्यापक को किस आधार पर कक्षा में प्रवेश करना चाहिए। अब हम देखेंगे विषय प्रवेश। कहानी आधारित शिक्षा का शास्त्र को लेते हुए हम इकाई का विषय प्रवेश करेंगे। जैसे अश्विन सर ने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा छात्रों को अगर कोई पसंद है तो वो है कहानी। हम यहाँ पर मूल्य लक्ष्य शिक्षा से जुड़ी हुई कोई रोचक कहानी प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर दर्शाई गई है चालाक लोमड़ी और भूखे शेर की कहानी, दूसरी है संत और बिच्छू की कहानी। आप इसी के अलावा भी कोई भी कहानी पसंद कर सकते हैं। कहानी पसंद करते वक्त आपको यह ध्यान में रखना है कि कहानी कक्षा के अनुरूप हो। छात्र 1 या 2 के लिए रची गई कहानियाँ कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए अनुपयुक्त होगी, क्योंकि कक्षा 6 के लिए बच्चों को मज़ा तो आएगा इन कहानियों से, मगर जो हम अपेक्षित विकास की ओर दृष्टि कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं होता। इसी कारण कक्षा के अनुरूप हम कहानी पसंद कर सुंदर भाव युक्त तरीके से कहानी को प्रस्तुत करेंगे। आगे है कहानी आधारित शिक्षा शास्त्र को लेते हुए हम आदर्श पठन और मुक्त पठन करेंगे। वैसे तो 21वीं सदी के छात्रों को मल्टीमीडिया बहुत अच्छी तरह से पसंद है, फिर भी हम छात्रों को अध्यापक आरोह और युक्त हाव भाव पूर्ण पठन करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यापक जब पठन कर रहा होता है तब छात्रों को सूचना दे कि वो अपनी किताब में ध्यान दे, और उसी के बाद छात्रों के साथ छात्रों को भी संवाद कौशल्य को बढ़ावा देने के लिए आदर्श पठन करवाइए। इसी के साथ है मुक्त पठन। छात्रों को मुक्त पठन के लिए आप प्रेरित करें। व्यक्तिगत अर्थ ग्रहण और ध्यान इसी से ही विकसित होगा। जब छात्र खुद पढ़ेगा, अपने मन में पढ़ेगा, तब वाक्य की संरचना को भी समझेगा और शब्दार्थ की समझ भी प्राप्त करेगा, और यही आधार है आलोचनात्मक चिंतन का और स्वशिक्षण का। तो छात्रों को आप आदर्श पठन करवाइए और मुक्त पठन भी करवाइए। जब हम इकाई का स्पष्टीकरण कर रहे होते हैं तब कठिन शब्दों की समझ देने की आवश्यकता है। ज़्यादातर हम कठिन शब्दों की समझ किस और तरीके से दे रहे हैं? पारंपरिक पद्धति से, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर शब्द लिखेंगे और उसका अर्थ लिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ नई पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए NEP 2020 और NCERT 2023 के
जो उद्देश्य को है उसको पूरा करेंगे। यानी कि छात्रों को अब हम रटने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, छात्र इन शब्दों से उसका अर्थ खुद जान सके इसके लिए प्रेरित करेंगे। तो यहाँ पर नाट्य रूपांतर पद्धति है, खेल आधारित पद्धति है, चित्र आधारित पद्धति है, वाक्य प्रयोग पद्धति है। इस पद्धतियों का उपयोग कर हम छात्रों को कठिन शब्दों की समझ देंगे। यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं और उसी के आधार पर चित्र आधारित पद्धति को दिया गया है। हम देखें तो कुछ समय में ऐसे कई शब्द हमारे सामने आए हैं, जैसे टैरिफ है, कोरोना है, सीज फायर है। ये शब्द हमारे लिए भी उतने ही अपरिचित थे जितने छात्र के लिए। फिर भी हमने इन शब्दों को कैसे सुना, कैसे पढ़ा, कैसे याद किया, वो हम सब जानते ही है। क्या किया हमने, एक कोरोना शब्द से आपको बात समझाऊँ तो जब कोरोना का समय था तब हमने क्या किया, सभी जगह सभी के मुख से एक न एक बात सामने आई, जैसे कि कोरोना है इसलिए हमें हाथ साफ करने चाहिए, कोरोना है इसलिए हमें एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, कोरोना चल रहा है इसी कारण हमें मुंह पर मास्क बनाए रखना चाहिए। यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, सभी को कोरोना शब्द से वातावरण में घुल गया। यानी कि छात्र ने बार बार उस शब्द को सुना, उस शब्द को देखा और उसका अर्थ ग्रहण खुद किया। इसी प्रकार हम मुहावरे के लिए भी ऐसी ही पद्धति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी चित्र पद्धति दी गई है और चित्र पद्धति के द्वारा छात्रों को बताए कि कौन सा चित्र किस मुहावरे से सुसंगत है। इस प्रकार आप गतिविधियों के द्वारा छात्रों को पढ़ाएंगे तो छात्र उस शब्द का अर्थ जानने के लिए तैयार करेंगे, यानी कि उसको रटेंगे नहीं मगर उस शब्द का अर्थ स्वयं खोजेंगे और स्वयं ग्रहण करेंगे और इसी के आधार पर वो छात्र सरलता से समझ पाएंगे। यहाँ तक हमने कहानी देखी, पढ़ी, समझी। इसी के आधार पर तकनीकी आधारित पेडागोजी के तहत हम कक्ष में कहानी का निर्देशन करवाइए। 21वीं सदी को छात्रों को लेकर ज़्यादातर मल्टीमीडिया से बहुत परिचित ही है, तो यहाँ पर हम ज्ञानकुंज, दीक्षा और जी शाला के माध्यम से इकाई का कहानी निर्देशन करवाएंगे। पाठ्यपुस्तक में QR कोड भी दिया गया है, आप इसी का इस्तेमाल करके भी कहानी को निर्देशन करवाइए। यहाँ तक इकाई हमारी कंप्लीट पूरी हो गई है। तो इसी के आधार पर छात्र ने जो सोचा, छात्र ने जो पढ़ा है, छात्र ने जो समझा है, उसी के आधार पर हम मूल्यांकन करेंगे। वैसे हमारी हर एक गतिविधि के साथ साथ हम मूल्यांकन करते ही आए थे, फिर भी यहाँ पर अलग तरह से मूल्यांकन करेंगे। पहला प्रश्न है, अगर नन्ही की जगह आप होते तो क्या करते। यहाँ पर छात्र अपने आप को नन्ही की जगह रखेगा और सोचेगा कि मैं अगर नन्ही की जगह होता तो किस तरह से काम करता। यानी कि वो अपने दिमाग में आलोचनात्मक चिंतन करेगा। और इसी के साथ दूसरा प्रश्न लेंगे, अगर आप कभी दलदल में फंस जाए तो क्या करेंगे। छात्र अपने आप को दलदल में फंसा हुआ महसूस करेगा और इसका समाधान ढूंढने के लिए वो सोचेगा कि क्या कर सकता हूँ मैं। इसी आधार पर छात्रों को जीवन में मिलने वाली समस्याओं को किस तरह से सुलझा पाए, यही उसका आधार बनेगा। आगे का है, अच्छाई और बुराई में कौन जीतता है, क्यों। हमारी पूरी कहानी इसी आधारित थी। यानी कि छात्र ने जो मूल्य हासिल किया है वह सचमुच उसने आत्मसात किया है या नहीं किया, वो इसी प्रश्न के उत्तर से जान सकेंगे। आगे की गतिविधि देखें तो अर्थ ग्रहण है। पाठ्यपुस्तक के क्रमांक 21 पर परिच्छेद दिया गया है और उसी के आधार पर हम छात्रों को अर्थ ग्रहण करवाए। यहाँ पर हम वो बात ध्यान रखें कि छात्र खुद पढ़े, खुद समझे और उसी के आधार पर वो निर्णय ले, वो बात ध्यान रखिएगा। किसी अध्यापक को सूचना या परिच्छेद पढ़ना नहीं है, छात्र खुद पढ़कर उसमें से जो समझता है वही अर्थ ग्रहण कहलाएगा। इसी के साथ कहानी पूर्ण होने पर हम प्रकल्प कार्य देंगे, जिसमें छात्रों को पुस्तकालय में जाकर
कहानियाँ पढ़ने के लिए कहेंगे और तकनीकी के माध्यम से हम उसे देखने के लिए और सुनने के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ पर हितोपदेश, पंचतंत्र, बरखा सीरीज ऐसी पुस्तकालय में जाकर कहानियाँ पढ़ेगा और छात्र दूसरे दिन कक्ष में या प्रार्थना कार्यक्रम में उसका वाचन पठन करेगा या भावपूर्वक कहानी कहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। तो आप सभी ने शिक्षा संदर्शिका के बारे में चर्चा की गई है। आपको ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे में आपके साथ बातचीत करना और पूरे करिकुलम घोल या लक्ष्य बिंदु है या अध्यापन प्रक्रिया है, निष्पत्ति है, पेडागोजी है, मगर आपको शिक्षक संदर्शिका दी गई है, उसको अध्ययन करके आपको अध्यापन करवाना है और अपने पास रखिए। जब जब टाइम मिले तब उसका अध्ययन करने के लिए आप सब कृपया ध्यान रखिए। आप सबका शुक्रिया, शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले दिनों में आपकी ओर से बदलाव आए इसे ऐसा प्रयास करने के लिए पुनः शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, आभार।